तो बेटा कक्षा 12 के बच्चों, चैप्टर 10 जो आपका चल रहा था मिसलेनियस, इसमें तुमने 4 प्रॉब्लम पूछी है मेरे से, 9, 14, 15 और 17। तो बेटा चिंता मत करो, पहले इन प्रॉब्लम को निपटाएंगे, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 9 पर आते हैं। 9 पर आने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूँ बेटा। 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। ठीक है। अब देखो, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन में फर्क क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखो बच्चों, ये एक लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्लियर। और इन ए बी को एक पॉइंट पी ने कट कर दिया, सपोज करो ये इट इज बी, ठीक है। और ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एम है, और बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एन है, क्लियर। तो बेटा अगर पी के तुम्हारे से निर्देशांक पूछा जाए, इन सब के अगर सदिश हो, यहाँ अगर आप ओ बना दें तो ये ओ पी सदिश है, ओ ए सदिश है, ये ओ बी सदिश है, इट इज कॉल्ड ओ ए, ओ पी और ये ओ बी, क्लियर। बेटा अगर तुम्हारे से ओ पी सदिश पूछा जाए तो ओ पी सदिश का क्या फॉर्मूला होता है, जो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका। तो ओ पी सदिश जो होता है, एम की मल्टीप्लाई इधर की साइड होती है, एम इंटू ओ बी, ये होता है एम इंटू ओ बी प्लस एन इंटू ओ ए, और पूरे के अपॉन में एम प्लस एन। याद आ रहा भाई तुम्हारे पास। ऐसे ही हमारे पास अगर बाह्य विभाजन आए तो बाह्य विभाजन को समझने का तरीका आप समझने का प्रयास करें, जो मैं समझाना चाह रहा। देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, और इस बार पी जो है वो कहीं बाहर है, ये बाह्य का मतलब बाहर की साइड पी। तो पहले आप देख रहे थे कि ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है एम है, और बी से पी तक की एन है। तो इस बार भी वही बात है भाई, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एम है, और बेटा बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एन है। समझ में आ रही होगी बात। देखो, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास एम है, तो इस बार एम देखो कितनी बड़ी होगी, और बी से पी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, एन है। देखो एन कितनी छोटी सी होगी। तो इस बार जो फॉर्मूला आएगा आपके पास क्या, कि ओ पी इज इक्वल टू, पहले में क्या था भाई, एम इंटू ओ बी है, भी वही एम इंटू ओ बी, बस इस बार क्या आएगा, एन आ जाएगा, एन इंटू ओ ए, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास एम माइनस एन। ये ध्यान रहे, ओ पी इज इक्वल टू एम इंटू ओ बी माइनस एन इंटू ओ ए अपॉन एम माइनस एन। बेटा हालांकि मैं बाह्य विभाजन उसी टाइम भी तुम्हें पढ़ा सकता था जब अंतः विभाजन बाह्य विभाजन आ रहा था, लेकिन मुझे पता था आगे फॉर्मूला मुझे फिर से दोबारा बताना है। तो अब बात ये आई 90 क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 90 क्वेश्चन में। 90 क्वेश्चन में इसने बोला है आपको, क्या बोला है भाई, पी 2a प्लस बी क्यू ए माइनस 3b। ओके हो गया, बना दिया मैंने। अब इसने कहा कि भाई P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित। बट अगर P Q को 1:2 में बाह्य विभाजित होना है, तो इधर अगर मैं बढ़ा दूं, तो इधर बढ़ाने का मतलब क्या, P से बहुत दूर हो जाएगा, जबकि बाह्य विभाजन में पहले 1 दिया है फिर 2, यानी पहला छोटा दूसरा बड़ा। तो इसलिए हम किधर को बढ़ाएंगे, इधर की साइड को, ऐसे इधर। समझ गए आप लोग, क्योंकि P की तरफ 1 दिया है ना इसने, इसलिए इधर की तरफ को बढ़ाएंगे हम इसको। अब P से क्या, इसकी डिस्टेंस छोटी है, Q से ज्यादा है, ऐसी अनुपात दिया है 1:2, छोटा बड़ा, तो इधर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसको इसने बोला है R। और भी हैं इसके, ये तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, इसमें फिर हो जाएगा ना। ये कहता है पी क्यू को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। हमें इस R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। क्या दर्शाना हम, कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। अरे भाई वो तो साफ दिखाई दे रहा, R से P तक की जो दूरी है वो कितनी कही इसने भाई, यहाँ बनाऊंगा, अरे कहाँ बनाऊंगा यार, चलो यहाँ बनाता हूँ। R से P तक की दूरी 1 है, और R से Q तक की दूरी कितनी है, 2। यही नहीं कहा इसने 1:2 में भाई। 1:2 का मतलब तो यही हुआ, R बाह्य विभाजित करता है P और Q को, तो यानी R से P तक की दूरी 1, और भाई R से Q तक की दूरी 2।
तो जब बेटा ये 2 है ये 1 है तो इधर वाली ऑटोमेटिकली कितनी रहेगी आपके पास, 1 नहीं रही 1। और जब ये भी 1 है ये भी 1 है तो P क्या हुआ, आर क्यू का मध्य बिंदु। तो इस चीज को आप वेरी इजी बना सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या दिया है प्रश्नानुसार इसने भाई, आर पी अनुपात आर क्यू, आर पी अनुपात आर क्यू बराबर 1:2। यही तो हुआ भाई ये विभाजन का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अर्थात क्या हुआ भाई कि भाई आर पी अनुपात पी क्यू ये तो 1:1 ही हो गया भाई। जब 1:1 हो गया इसका मतलब आर से पी तक की दूरी और पी से क्यू तक की दूरी दोनों बराबर है, यानी पी से उतनी ही दूर आर है उतनी दूर क्यू है। तो इसका मतलब पी क्या है, आर क्यू का मध्य बिंदु। नहीं हुआ भाई, ये जो पी है वो क्या हुआ, आर क्यू का मध्य बिंदु। तो आप लिखेंगे यहाँ से अर्थात पी कोमा लगाओ आर क्यू का मध्य बिंदु है। पी जो है आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो बेटा अगर पी आर क्यू का मध्य बिंदु है तो फिर तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला फिट कर दो बस बेटा। फिर तो सीधा फॉर्मूला होगा ओ पी यानी पी के स्थिति सदिश बराबर ओ आर प्लस ओ क्यू अपॉन 2, दोनों के स्थिति सदिश हो गए हमारे पास। नहीं है भाई, तो जब ओ पी बराबर ओ आर प्लस ओ क्यू अपॉन 2 है तो बेटा ओ पी का मान रखो। ओ पी का मतलब पी का स्थिति सदिश। तो पी का स्थिति सदिश कितना दिया बेटा इसने, 2a प्लस बी इज इक्वल टू ओ आर। ओ आर तो आपको ज्ञात करना है भाई, प्लस ओ क्यू कितना है आपका a-3b। ओ क्यू है a-3b और पूरे के अपॉन में 2। अरे मध्य बिंदु का तो फॉर्मूला सब जानते हैं, 2 की इधर गुणा करी तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू ओ आर प्लस a और -3b। अब आप इधर ले आए 4a माइनस a कितना हो गया 3a और बेटा प्लस का 2b और प्लस का 3b ये हो गया 5b इज इक्वल टू ओ आर। तो ये आ गया बेटा आर का निर्देशांक। तो आर का निर्देशांक कितना आ गया 3a प्लस 5b। और ये बात हमने सिद्ध भी कर दी। दूसरा तरीका ये, आप भाई यहाँ वायु विभाजन का सूत्र भी लगा सकते हैं। अब वही तो निर्णय तो आप ही को लेना कौन सा आसान पड़ेगा, मुझे लगता है यह आसान है। के बाद बेटा आपने 14 भी पूछा है भाई, काफी प्रॉब्लम पूछ ली इसमें तो खैर तुमने। 14 में आता है एबीसी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत। ओ भाई 14 तो भाई मैंने बता दिया यार, ऐसा ना काम करो, ऐसा मत करो भाई, एक क्वेश्चन बताए दोबारा पूछो भाई। भाई 14 जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता चुका और मेरे याद है कोस अल्फा की वैल्यू इसमें सेम आई थी। सेम का मतलब मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आई थी शायद। और भाई कोस बीटा की वैल्यू इसमें आई थी। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट क्या मैं पहले बता चुका, मेरे पूरा याद है पिछली वीडियो में। और भाई कोस गामा की वैल्यू मोड ऑफ सी अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और एक वहां समीकरण थी सबसे ऊपर, समीकरण उससे साफ लिखा है समान परिमाण। तो मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ सी। अरे जब ए बी सी इक्वल है मोड तो इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ ए अपॉन ए। भाई हर तो सबके बराबर है और अंश ऑटोमेटिकली बराबर कह रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ फाइनली कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। और अल्फा बीटा गामा अगर बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, भाई अल्फा बीटा गामा क्या होते थे, एक्स वाई जेड अक्षों से झुकाव ही तो थे। या फिर एक्स अल्फा बीटा गामा यहाँ तुमने क्या मान रखा कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी मात्रक सदिश है इसका ए बी सी से झुकाओ। तो अल्फा बीटा गामा बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। और इसके बाद आपने कौन सा पूछा भाई मेरे से 15वां। बेटा वीडियो देखो आप पिछले वाली, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना 15वें में, ये भी वेरी इजी मुझे दिखाई दे रहा है। ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या दिया है भाई इसमें, ए प्लस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर। ये तो बात इसने कही। ए प्लस बी इज इक्वल टू, यदि और केवल यदि ए बी लंबवत है, ये और भी दोनों लंबवत है, तो ये बात हमें सिद्ध करनी हुई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने में आप क्या देख रहे हो भाई, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्लियर।
बेटा डॉट प्रोडक्ट में होल स्क्वायर चढ़ जाता है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आया, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर टू वेक्टर ए डॉट बी, ये तो होता है भाई। अब टू वेक्टर ए डॉट बी, अब बेटा वेक्टर ए का स्क्वायर, भाई थ्योरी अगर क्लियर है तो किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता था वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता था, किसी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। और ये जीरो क्यों हुआ ऐसा, आगे कारण लिखें, क्योंकि वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी, ये बात दी हुई है। अगर बेटा ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ये बात क्लियर हुई। तो दूसरी बात क्या, कि किसी वेक्टर का जो स्क्वायर है मोड का स्क्वायर वो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी में बताया था। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। आ गया भाई राइट हैंड साइड हमारे पास, तो इट इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। एक भाई तुम 17वां पूछ रहे हो, चलो 17वें को मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, तो मोड ऑफ ए भी 1 होगा और मोड ऑफ बी भी 1 होगा। भाई मात्रक सदिश का मतलब दोनों का मोड 1 होगा, और उनके बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण क्या है, थीटा। तो a प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, तो बेटा अगर a प्लस बी का जो मोड है वो कितना है 1, क्योंकि किसी ने कहा है कि a प्लस बी भी मात्रक सदिश है, तो a बी के बीच का कोण हमें बताना है। तो बेटा अगर a प्लस बी मात्रक सदिश है तो a प्लस बी का मोड 1, और हमने क्या कर दिया यहाँ दोनों और वर्ग करने पर, तो जब दोनों और वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 आ गया और किसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता भाई, भाई मोड का स्क्वायर यानी वेक्टर का स्क्वायर, दोनों डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाई रखा, नहीं पढ़ा रखा भाई, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, किसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर किसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ ऐसा हो गया। अब हमने वर्ग खोल दिया, तो वर्ग खोलने का मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ आप देखें किसी वेक्टर का स्क्वायर यानी उसके मोड के स्क्वायर के बराबर, और यहाँ भी आपके पास b का स्क्वायर और 2, और बेटा ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा और बराबर 1। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी की समझ आ रही होगी। तो बच्चों इनके मान रखो जरा, मोड ऑफ ए का मान अभी अभी 1 लिखा था आपने, तो 1 प्लस 1 और प्लस 2, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1, कोस थीटा बराबर 1, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 और प्लस आ गया आपके पास 2 कोस थीटा बराबर 1। और बेटा यहाँ आप देखें 2 कोस थीटा बराबर -1 और कोस थीटा बराबर -1 बटा 2, और -1 बटा 2 कितने की वैल्यू होती है कोस में, 100 कोस 120 डिग्री की, तो यहाँ से थीटा बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 2π/3, दिस इज द आंसर। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाया करो भाई। अब 3D शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 3D। तो बच्चों 3D चैप्टर हालांकि तुम लोगों ने सुना होगा, काफी टिपिकल है, ये है वो है, बेटा सारे चैप्टर टिपिकल है अगर तुम शिक्षक के कहे में नहीं चलोगे। बेटा अगर शिक्षक के अनुसार चलते हो, टीचर के अकॉर्डिंग चलते हो, तो भाई वो तुम्हें किसी चैप्टर को टिपिकल लगने ही नहीं देगा, बशर्ते उसकी एक एक बात को आप फॉलो करें। तो बेटा 3D के लिए मैं आपको जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ 3D के फॉर्मूले में समझाऊंगा, उनको समझने के लिए आपको बेटा अपने कमरे के कॉर्नर, यानी 3D में क्या है, इमेजेस जो हैं वो आपको अपने माइंड में एज्यूम करनी पड़ेंगी, कॉपी पे बनाएंगे, हालांकि माइंड में एज्यूम करने का काम बहुत चलेगा अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो बेटा 3D में एज्यूम करने के लिए सबसे पहले आपने माइंड में एज्यूम किया ये हमारा कमरा है और ये कमरे की नीचे के कॉर्नर, ये हुआ, इसको आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको आपने वाई एक्सिस बोल दिया, और ये कॉर्नर का ऊपर का साइड इसको आपने जेड एक्सिस बोल दिया। हालांकि एक पॉइंट के तीनों तरफ 360 होता है चारों तरफ, लेकिन ये 360 है
लेकिन अगर आप कमरे का कॉर्नर इसको मानते हो तो बेटा ये भी आपको 90 दिखाई देगा। कमरे पे आप निगाह मारो, जिस भी कमरे तुम बैठ के काम कर रहे हो, ये भी आपको 90 दिखाई देगा, ये भी आपको 90 दिखाई देगा। तो बेटा 3D के जितने भी चित्र हैं आपको सब में दिमाग में एज्यूम करना पड़ेगा। तो हालांकि ये चीज़ मैंने आपको उसमें भी पढ़ा दी थी, पीछे जो वेक्टर जो हम चल रहे थे हमारे, अब 3D में भी यही बातें हैं। तो इसको मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तब का तब देखते हैं। फिलहाल आप क्या देखें यहाँ से कि भाई एक रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। तो बेटा एक रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात का संबंध यहाँ से भी है। तो पहले मैं रेखा के माध्यम से समझा दूं, फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा। ये बच्चों हमने एक रेखा खींच ली अंतरिक्ष में, हवा में कह दो। ये बेटा P है, P के जो निर्देशांक हैं x1, y1, z1, और बेटा ये हमारे पास Q है, Q के जो निर्देशांक हैं x2, y2, z2। क्लियर होगी बात? इट इज P, इट इज Q, P के निर्देशांक x1, y1, z1, Q के निर्देशांक x2, y2, z2। तो वहां तो हम इनके क्या सदिश बनाया करते थे, यहाँ सदिश के साथ साथ और भी बातें चलेंगी। देखो अगर मैं यहाँ इसका सदिश की बात करूं तो सदिश PQ आप कैसे बनाओगे भाई? यहाँ से ये बात कई बार मैं तुम्हें याद करा चुका, x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 - y1 इंटू जे प्लस z2 - z1 इंटू के। ऐसे ही तो बनाते थे भाई सदिश। इस सदिश को आप क्या बोलते थे? PQ सदिश। ये हो गया आपका PQ सदिश। तो बेटा यहाँ जो i j k के गुणांक हैं इनको हम क्या बोलते थे? इट इज A, इट इज B, इट इज C, और इनको हम बोलते थे DRs। DRs को हिंदी में बोलते थे दिक अनुपात। आ रहा कुछ कुछ याद? तो बेटा अगर आप सदिश का इसमें लफड़ा ना पालना चाहो और डायरेक्ट आप क्या लिखना चाहो कि भाई एक रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? DRs। तो वो क्या होंगे भाई? उस रेखा के x2 - x1 यानी x वालों को आपस में घटा दो, y2 - y1, और फिर क्या z2 - z1। ऐसे ही तो करते थे भाई। अगर आप सदिश का लफड़ा नहीं पालना चाह रहे तो आप क्या लिखते थे वहां? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। यानी x, y, z अक्षों की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस है वही आपका क्या कहलाता है? दिक अनुपात। इनको कहाँ से लिखते हैं? ABC से। इट इज कॉल्ड DRs। क्लियर? अब बात आती है DCs की। DCs कब मिलते थे हमें? पिछली एक्सरसाइज चैप्टर को याद करो कि ये जो वेक्टर आपका बना, अगर आप इसको क्या बना दे? यूनिट वेक्टर, एकक सदिश। तो एकक सदिश के लिए क्या हुआ करता था बेटा? सेम वेक्टर लिखो और अपॉन में क्या लिखो? रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। तो आई का गुणांक अब तो x2 - x1 है, या a कह लो। तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो a आया, a को आप कहीं से भाग कर दें? a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे b को आप भाग कर दें रूट a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे आप c को भाग कर दें रूट a² प्लस b² प्लस c²। ओके होगी बात? तो यहाँ जो ये आया इस प्रकार का एक किस्म से, अगर आप इसी चीज को वेक्टर से समझते हैं तो वेक्टर में क्या बन गया? एकक सदिश। तो एकक सदिश आ जाता था। तो आई जे के जो गुणांक है इनको हम कहीं से लिखा करते थे? LMN। LMN मतलब DCs। तो इट इज कॉल्ड DCs। और बेटा ये बात मैं तुम्हें पिछले चैप्टर में भी कई बार बता चुका, इसको मैं सिद्ध भी करवा चुका। ये जो DCs हैं आप यहीं भी करके देख लो। L का स्क्वायर, M का स्क्वायर, N का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यानी L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब बात इसी चीज को एक्सिस पर लेकर चलो। अब इसी चीज को एक्सिस पर लेकर, ये बेटा मैंने एक्सिस बनवाई थी अभी अभी। अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लो ये है, इट इज R। ये क्या आपके पास? R। ये R एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, y के साथ बीटा कोण बनाता है, और z के साथ गामा कोण बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इज कॉल्ड DCs, नोट DR। इट इज कॉल्ड DCs। यानी इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। तो समझ गए आप लोग भाई? ये भी आपने क्या लिखा था? L² M² N² बराबर 1।
एल की वैल्यू रख दो तो कोस स्क्वायर अल्फा, एम की वैल्यू रख दो तो कोस स्क्वायर बीटा, एन की वैल्यू रख दो तो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये कहीं पड़ेगी तो जरूर करेंगे इसको हम इस्तेमाल। तो बेटा आज का जो गृह कार्य है उदाहरण 1, 2, 3, 4 करोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। और 11.1 का आप पहला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने कहा यदि एक रेखा XYZ अक्षों के साथ 90 डिग्री, तो कहने का मतलब डायरेक्ट आपके अगर थ्योरी क्लियर तो अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर YX के साथ 135 डिग्री और बेटा गामा बराबर ZX के साथ 45 डिग्री। ओके, तो कहता है तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करो। तो बेटा दिक कोसाइन क्या है आपके पास? L बराबर अभी नहीं पढ़ा है कोस अल्फा, M बराबर अभी नहीं पढ़ा है कोस बीटा और N बराबर क्या पढ़ा है अभी कोस गामा। तो कोस अल्फा मतलब कोस 90 होगी दिक कोसाइन, दूसरी होगी कोस 135 और तीसरी होगी कोस 45। दिस इज द आंसर। आंसर से मतलब इनके मान रख दो, कोस 90 0, कोस 135 जो भी है। तो बेटा इनमें कोई समस्या नहीं आएगी, जरा सी भी। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि मैं और भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन क्या करें। चलो बेटा आज तुम इसको याद करो, अच्छे से याद करो, ताकि कल की जो थ्योरी है वो क्लियर समझ में आए। बेटा आज अगर तुम याद नहीं करोगे तो कल का समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, और मैं नहीं चाहता। और बेटा इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक एक फॉर्मूला बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं तुम्हारा, लेकिन शर्त यह है कि आपको रोज का रोज काम करना पड़ेगा और रोज की थ्योरी को क्लियर करना पड़ेगा। अगर तुम रोज की थ्योरी क्लियर नहीं करोगे तो बेटा आपके दिन प्रतिदिन समझने में समस्या आएगी। और इसके बाद मुझे लगता है शायद 2 ही चैप्टर हैं बस, तो उनको भी पूरा करेंगे, आप चिंता ना करें जरा सी भी, लेकिन आप मेरे साथ चलते रहें।